हेलो। सॉरी भाई। हेलो, माफ कर दो प्लीज। अरे चप्पल क्यों फेंक रहे हो भाई यार? अगर फेंक ही दे तो रहने दो, गर्लफ्रेंड पहन लेगी। भाई मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ, 2 महीने बाद पूरे आ रहा हूँ मैं, लेकिन भाई सॉरी, माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए 2 महीने बाद आया हूँ तो 2 बार मैं उठक बैठक करूंगा। एक, दो, अब नहीं करूंगा। तो भाई मैं तुम लोगों से पैर जोड़कर, अच्छा हाथ जोड़कर माफी मांगना होता है क्या? सॉरी, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। भाई देखो मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत गंदा हूँ, गाली खाने के लायक हूँ, लेकिन भाई जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। भाई मैं बहुत बड़ा मतलबी इंसान हूँ यार। देखो गाइस, इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं और अब तक मैंने एक भी लॉन्ग हॉरर स्टोरी डाली नहीं है। और भाई इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन ये है कि भाई एक भी ब्रांड नहीं आ रहे थे मेरे पास। और आज की वीडियो में कोई ब्रांड नहीं है, बिना ब्रांड की वीडियो बनाएंगे हम। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ एंड इसी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन भाई अब मैं बहुत घूम फिर लिया एंड अब आ चुका हूँ भाई, अब वीडियो आएगी कंटिन्यू। एंड गाइस मैं गया हुआ था कुछ टाइम पहले अभी गाँव, और गाँव में मेरे को एक ऐसी स्टोरी के बारे में पता लगा भाई, जो कि पूरे यूट्यूब पर तुम्हें किसी ने भी बताया नहीं होगा। एंड गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरा आवाज थोड़ा सा मतलब भाई दबा रखा है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस बिना बकचोदी के, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता दूं भाई, जब तुम इस स्टोरी को सुनोगे तो तुम्हें इस स्टोरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि मतलब ऐसा रियल में कैसे हो सकता है। क्योंकि भाई जब मैंने सुना था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, तो इसलिए तुम लोग इस स्टोरी को फिक्शन मानकर भी सुन सकते हो। और ये जो स्टोरी है भाई वो आज से बहुत साल पुरानी स्टोरी है, मतलब बहुत साल पुरानी स्टोरी है, बहुत साल। तो बिहार के एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहती थी जिनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अक्षय जो कि 16 साल का था, और छोटे बेटे का नाम था सुंदरम जो कि 14 साल का था। तो ये लोग जिस गांव के अंदर रहते थे, मैं आपको उस गांव का नाम नहीं बता सकता हूँ ऑब्वियसली कुछ रीजन की वजह से। अब पहले के टाइम में क्या होता था, चाहे लड़के हो या फिर लड़कियां, उनकी ना बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। जैसे अभी के टाइम में शादी की उम्र क्या होती है, 25, 26, 27, ज्यादा से ज्यादा 30 साल के अंदर ना भाई लोगों की शादी हो जाती है। वो बात अलग है, कोई कोई 50 साल में करता है सरकारी नौकरी वाला, लेकिन पहले के टाइम में 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। और भाई आज के टाइम में देख लो, हम 19-20 साल के हो चुके हैं और हमसे एक लड़की सेट नहीं हो रही है। भाई बहुत बुरा लगता है भाई यार, जब मैं देखता हूँ 15-16 साल के लड़के, छोटे छोटे बच्चे लड़कियां लेके घूमते हैं, और भाई हम यहाँ बैठे पड़े, लड़की नहीं मिल रही है, दुख धंधा परेशान, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। भाई पहले के टाइम में सच में बहुत कम उम्र में लड़का हो या फिर लड़की, भाई उनकी शादी हो जाती थी। और भाई अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम लोग अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। अब क्या होता है, जो अक्षय था वो 16 साल का हो चुका था, और उसके जितने भी दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, भाई सभी की ऑलमोस्ट शादी हो जाती है। एंड जो अक्षय था वो अपने ग्रुप के अंदर इकलौता ऐसा था भाई जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो जो अक्षय के पापा थे भाई, वो ना अक्षय के लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एंड काफी ढूंढने के बाद अक्षय के लिए एक लड़की मिल जाती है जो की 14 साल की थी, लिटरली में गाइस 14 साल की थी, जो की दिखने बहुत प्यारी भी थी, सुंदर भी थी, एंड अक्षय के लिए काफी अच्छी थी। एंड जो अक्षय के पापा थे वो अक्षय की शादी करवा देते हैं। जो अक्षय का छोटा भाई था सुंदरम भाई, वो बहुत खुश होता है, वो अपने भाई के शादी में बहुत डांस वांस करता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि घर के अंदर नई बहू आने वाली है। एंड जो अक्षय की वाइफ थी उसका नाम था मधु, मैं आपको बताना भूल गया था। एंड शादी के बाद अक्षय की वाइफ पहली बार घर पर आती है, वो खाना वाना बनाती है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। एंड अब अक्षय की शादी को ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अब जो थी अक्षय की वाइफ वो ना प्रेग्नेंट हो जाती है, और जैसे ये बात अक्षय की फैमिली को पता लगती है तो भाई सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई घर के अंदर नया बच्चा आएगा, खुशियों का माहौल है। एंड अब क्या होता है, जब से जो अक्षय की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हुई थी, तब से सभी घर वाले अक्षय की वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, उसे कोई भी काम नहीं करने देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब से अक्षय की वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी भाई, तब से ना अक्षय की वाइफ की तबीयत भाई खराब रहने लगी। कभी उसके पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कहीं पे दर्द, मतलब उसकी वाइफ को कुछ ना कुछ होता रहता था। इसी वजह से अक्षय अपनी वाइफ को मतलब कभी ना कभी बीच बीच में हॉस्पिटल लेके जाता रहता था। क्या होता है, धीरे धीरे जो अक्षय की वाइफ थी वो ना ठीक होने लगी थी। एंड अब जो अक्षय की वाइफ के पेट में बच्चा था वो पूरे 8 महीने का कंप्लीट हो जाता है। एंड जो उसका बच्चा था उसके पेट में अक्षय की वाइफ का, वो बच्चा 8 महीने का कंप्लीट होकर 9वें महीने में चढ़ जाता है। अब अक्षय की वाइफ का कभी भी किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकता था। अब एक दिन क्या होता है, रात के टाइम अक्षय, उसकी वाइफ, उसकी पूरी फैमिली सो रही होती है, तभी अचानक से अक्षय की वाइफ के पेट में बहुत तेजी से दर्द होता है। एंड वो बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर उसके बाद अक्षय की पूरी फैमिली भाई उसकी वाइफ के पास आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अक्षय की फैमिली को यही लगता है कि अब डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि जब भी मतलब डिलीवरी होती है किसी भी लेडी का, तो उस टाइम ना बहुत पेट दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है।
तो अक्षय की फैमिली को तो यही लगता है कि मतलब अब डिलीवरी होने वाला है, बच्चा होगा। तो अक्षय और अक्षय की फैमिली मधु को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन भाई उस टाइम रात के ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे एंड भाई उस टाइम इनको एक भी गाड़ी नहीं मिलता है और इनके घर से जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही ज्यादा दूर था, मतलब आसपास में कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। अब अक्षय के जो पापा थे भाई वो पूरे गाँव के अंदर जिन जिन के पास टेम्पो था भाई सबको जाकर उठाते हैं। अब कैसे भी करके भाई इनको रात के टाइम एक टेम्पो रिक्शा मिल जाता है। अब अक्षय अपनी वाइफ को टेम्पो के अंदर बैठाता है एंड अपनी वाइफ को वो हॉस्पिटल लेके जाता है। इनको हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब जैसे ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं फटाफट जो डॉक्टर थे वो लोग भाई अक्षय की वाइफ को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं एंड एडमिट करने के बाद भाई जो डॉक्टर था वो थोड़ी देर बाद बाहर आता है एंड वो अक्षय और अक्षय की फैमिली को बताता है कि आपकी वाइफ का जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। एक तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके आए हो एंड इतना ज्यादा सीरियस कंडीशन है कि आपकी वाइफ या फिर आपकी वाइफ के पेट में जो बच्चा है हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल नहीं होगी, हमें ऑपरेशन करके बचाना पड़ेगा बच्चे को या फिर माँ को एंड बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है। आप फटाफट बता दीजिए कि हमें किसको बचाना है। एंड अक्षय की जो फैमिली थी वो डॉक्टर को बोलते हैं कि प्लीज डॉक्टर साहब आप माँ और बच्चे दोनों को बचा लो, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। अब अक्षय और अक्षय की फैमिली वाले डॉक्टर को बोलते हैं कि आप माँ को बचा लो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, माँ को बचा लो। एंड इसके बाद जो डॉक्टर था वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाता है और ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं डॉक्टर साहब। एंड जैसे ही वो बाहर आते हैं तो अक्षय की पूरी फैमिली डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन जो डॉक्टर था वो एकदम बिल्कुल शांत होता है। एंड तभी वो डॉक्टर अक्षय और अक्षय की फैमिली वाले को बताते हैं कि हम माँ और बच्चे किसी को भी नहीं बचा पाए। और भाई जैसे ये चीज अक्षय की फैमिली वाले सुनते हैं तो भाई सभी लोग रोने लगते हैं। जो अक्षय था वो ना बस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है, उसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर ब्लेम डालने लगता है कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया, तूने मेरी वाइफ को मार दिया। लेकिन गाइस एक्चुअल में डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, डॉक्टर ने पूरी कोशिश करी थी भाई मतलब उसकी वाइफ को बचाने के लिए, उसके बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी ये लोग बहुत ज्यादा लेट मतलब हॉस्पिटल पहुंचे थे। मैंने आपको बताया था कि इनको गाड़ी नहीं मिली कोई, जिस वजह से बहुत लेट ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे। और ना अक्षय की वाइफ का तबियत भी बहुत ज्यादा खराब था, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था इस चीज के ऊपर, बच्चे के ऊपर भी और उसकी वाइफ के ऊपर भी। एंड इसी वजह से डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी, लेकिन अक्षय की जो वाइफ थी भाई उसके पेट में जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई। मतलब बच्चा जो था वो पूरे 9 महीने का हो चुका था उस टाइम, किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती थी उस बच्चे की। एंड मौके पर जाकर बच्चा और माँ दोनों की डेथ हो गई। अब अक्षय अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार मतलब जो भी अंतिम क्रिया होता है वो करता है, लेकिन जो अक्षय की वाइफ के पेट में बच्चा था वो उसको जलाता नहीं है, वो उसको दफना देता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 10 साल के जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं, उनको दफनाया जाता है। तो फिर जो अक्षय था वो अपने बच्चे को दफना देता है। मतलब वो जो बच्चा था भाई वो अपने माँ की कोख से ठीक से बाहर भी नहीं निकला था एंड उस बच्चे की डेथ हो गई, उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई। अक्षय के लिए भाई ये टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, अक्षय इस टाइम से बाहर निकल नहीं पा रहा था। हर टाइम अक्षय के माइंड में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि मतलब उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसके बच्चे की डेथ हो गई, मतलब वो इस टाइम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब क्या होता है इस बात को ऑलमोस्ट 2 से 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं एंड जो अक्षय का छोटा भाई था अब वो बड़ा हो चुका था, वो भी 17 साल का हो चुका था। लेकिन अक्षय के जो घर वाले थे वो ना अक्षय की फिर से शादी करवाने की सोचते हैं, क्योंकि अब जो हो गया वो तो हो गया, भाग्य में लिखा था उसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जो अक्षय था वो शादी करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि अभी तक वो उस चीजों से उन सब बातों से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जो अक्षय के घर वाले थे वो सोचते हैं कि जो हमारा छोटा बेटा है सुंदरम भाई उसकी भी उम्र हो चुकी है, वो भी 17-18 साल का हो चुका है, और जो सुंदरम के जितने भी दोस्त थे भाई उनकी ना ऑलमोस्ट 1 से 2 साल पहले शादी हो चुकी थी और सुंदरम बस अपने ग्रुप में बचा हुआ था जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब अक्षय के घर वाले अपने छोटे बेटे सुंदरम के लिए लड़की देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो अक्षय के घर में जितने भी लोग थे अक्षय को छोड़कर सभी लोग भाई इन सब चीजों से आगे निकल चुके थे, बहुत इन सब बातों को भूल चुके थे कि अक्षय की वाइफ की डेथ हो गई, उसके बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन अक्षय अभी तक भाई इन सब चीजों से नहीं निकला था, उसके माइंड में हमेशा सिर्फ यही चीज चलती रहती थी एंड वो हमेशा खोया खोया सा रहता था। लेकिन जो अक्षय के घर वाले थे भाई वो ना अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं एंड एक फाइनली अक्षय के छोटे भाई सुंदरम के लिए एक रिश्ता मिल जाता है। एंड लड़की जो थी भाई वो काफी सुंदर थी, काफी अच्छी थी, वो भाई 14-15 साल की लड़की थी एंड अक्षय के घर वाले भाई सुंदरम की शादी करवा देते हैं बढ़िया से। अब क्या होता है जो सुंदरम की वाइफ थी वो पहली बार घर पर आते हैं, फिर से सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि मतलब छोटे बेटे की भी शादी हो गई, फिर से घर में नई बहू आएगी, मतलब घर में फिर से खुशियों का माहौल आया है। जो सुंदरम का बड़ा भाई था अक्षय भाई वो ना खुश था, लेकिन भाई उसके माइंड में उस टाइम सिर्फ यही बातें चल रही थी कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई एंड कुछ टाइम पहले उसके साथ सेम चीज यही सब हुआ था, उसकी भी शादी हुई थी, घर में बहू आई थी, लेकिन अब वो नहीं है।
अब क्या होता है, जो सुंदरम था उसकी शादी के ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इस बीच में सुंदरम की वाइफ को, सुंदरम को एक भी बच्चा नहीं हुआ था एंड इनको कोई बच्चा हो ही नहीं रहा था। एंड इनको लगता है कि शायद सुंदरम के अंदर कोई कमी है या फिर सुंदरम की जो वाइफ है उसके अंदर कमी है। तो सुंदरम अपनी वाइफ को ना मतलब डॉक्टर के पास भी लेके जाता है एंड डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो पता लगता है ना ही सुंदरम के अंदर कोई कमी है, ना ही उसकी वाइफ के अंदर कोई कमी है। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब भाई सब कुछ ठीक है तो सुंदरम की वाइफ प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। सुंदरम के घर वाले को लगता है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने नजर लगा दिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है। इसीलिए सुंदरम और सुंदरम की पूरी फैमिली डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग जाएंगे गंगा में नहाने के लिए। आपको पता होगा बिहार में एक सिमरिया है जहाँ पर गंगा स्नान करते हैं सभी लोग। तो सुंदरम की पूरी फैमिली, सुंदरम की जो वाइफ थी वो, अक्षय के मम्मी पापा, मतलब सभी लोग जाते हैं भाई गंगा में स्नान करने के लिए। सिमरिया ये लोग पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। अब स्नान करने के बाद जो सुंदरम था वो ना कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर जाता है और जो सुंदरम की फैमिली थी पूरी, उसकी वाइफ, सुंदरम की जो बड़ा भाई था अक्षय, उसके मम्मी पापा, सभी लोग घाट पर ही थे जहाँ पर ये लोग स्नान कर रहे थे। लेकिन सुंदरम ना कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है। अब वो सामान जहाँ पर ले रहा था वहां पर ना दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक ऐसा तांत्रिक बाबा है जो कि बड़े से बड़े समस्या का हल बता देते हैं एंड उनके हल से भाई वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। फिर सुंदरम उनके पास जाता है और पूछता है कि ये तांत्रिक बाबा कौन है और कहाँ पे रहते हैं। तो वो जो दो आदमी थे वो बताते हैं कि यहीं पे आगे जाके जब लेफ्ट मुड़ोगे तो वहीं पे वो तांत्रिक बाबा रहते हैं। तो सुंदरम भाई वो उन तांत्रिक बाबा के पास जाता है एंड जैसे वो उन तांत्रिक बाबा से मिलता है तो वो उनको सारी बातें बता देता है कि बाबा मतलब हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा है, हमारी फैमिली मतलब किसी ने कुछ कर दिया हमारी फैमिली के ऊपर, ना ही मेरे अंदर कोई कमी है, ना ही मेरी वाइफ के अंदर कोई कमी है, लेकिन फिर भी हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा है। फिर वो जो बाबा थे वो बताते हैं कि अगर तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम ब्रह्म डाकिनी की साधना करो। जैसे सुंदरम ब्रह्म डाकिनी का नाम सुनता है तो बोलता है ब्रह्म डाकिनी ये कौन होती है और इसकी साधना करने से क्या होगा। तो वो जो तांत्रिक बाबा थे वो बताते हैं कि ब्रह्म डाकिनी वो होती है जब कोई लेडी जिसके पेट में कोई बच्चा होता है और वो लेडी होती है, वो दोनों एक साथ खत्म हो जाते हैं, उन दोनों की एक साथ डेथ हो जाती है, तो वो लेडी जाकर ब्रह्म डाकिनी बनती है। और अगर कोई इंसान ब्रह्म डाकिनी की साधना करके उसको हासिल कर लेता है तो ब्रह्म डाकिनी की कृपा से समझ लो कि जो इंसान ब्रह्म डाकिनी की साधना करके ब्रह्म डाकिनी को हासिल करता है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब उनको बच्चा हो जाता है। एंड जब ये चीज सुंदरम सुनता है तो भाई वो बहुत खुश होता है एंड वो उस तांत्रिक बाबा से पूछता है कि बाबा ब्रह्म डाकिनी की साधना कैसे करते हैं। अब इसके बाद वो जो तांत्रिक बाबा थे वो सुंदरम को बताते हैं कि ब्रह्म डाकिनी की साधना करना इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है। इसके बाद सुंदरम उन तांत्रिक बाबा से पूछता है कि आखिर हम किस विधि से ब्रह्म डाकिनी को हासिल कर सकते हैं, आखिर ऐसी कौन सी विधि है जिसको करने के बाद ब्रह्म डाकिनी को हम लोग पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब वो तांत्रिक बाबा सुंदरम को बताते हैं कि ब्रह्म डाकिनी की साधना करने का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरा स्टेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है और जो तीसरा स्टेज होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कोई भी नहीं कर पाता है। लेकिन सुंदरम बोलता है कि बाबा आप मुझे बताओ, मैं करूंगा, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी लोग दुखी है कि बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी फैल रखा है। अब वो तांत्रिक बाबा सुंदरम को ब्रह्म डाकिनी की साधना करने का भाई विधि बता देते हैं, 3 स्टेज बता देते हैं। मैं आपको अभी 3 स्टेज नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो भाई स्टोरी का पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आपको स्टोरी सुनने में मजा नहीं आएगा। मैं आपको आगे धीरे धीरे करके एक एक करके 3 स्टेज बताऊंगा। लेकिन वो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने सुंदरम को साफ साफ बोल दिया था कि जब तू ब्रह्म डाकिनी की साधना करेगा तब उस टाइम किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि तू ब्रह्म डाकिनी की साधना कर रहा है। और अगर गलती से भी किसी को भी चाहे वो फैमिली हो कोई भी हो, अगर किसी को भी पता लगता है कि भाई सुंदरम ब्रह्म डाकिनी की साधना कर रहा है तो सुंदरम के साथ बहुत बुरा होगा, सुंदरम के साथ, सुंदरम की फैमिली के साथ, यहाँ तक कि सुंदरम की जान, उसकी फैमिली की जान तक जा सकती है। अब सुंदरम अपने फैमिली के पास दोबारा घाट के पास आता है एंड सभी लोग सुंदरम से पूछते हैं कि तू कहाँ चला गया था, इतना टाइम कहाँ लग गया तेरे को। तो सुंदरम कोई ना कोई बहाना बना देता है। अब इसके बाद सुंदरम की पूरी फैमिली, सुंदरम की वाइफ, अक्षय, उसका भाई, सभी लोग भाई दोबारा गाँव आ जाते हैं। अब गांव आने के बाद जो सुंदरम था वो ना ब्रह्म डाकिनी की साधना करने का सोचता है कि मैं ब्रह्म डाकिनी की साधना करूंगा। लेकिन वो सोचता है कि अगर वो घर के अंदर ब्रह्म डाकिनी की साधना करेगा तो घर के अंदर सबको पता लग जाएगा और भाई किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि भाई वो ब्रह्म डाकिनी की साधना कर रहा है। अब क्या होता है, वो बहुत सोचता है कि मैं कहाँ पर करूँ, कहाँ पर करूँ, कहाँ पर करूँ। तभी उसको याद आता है कि गाँव के अंदर उनका एक घर है जो कि बिल्कुल गाँव के कोने में है एंड वो जो घर है उनका वो हमेशा बंद पड़ा हुआ रहता है एंड वो घर बिल्कुल बेस्ट जगह है भाई ब्रह्म डाकिनी की साधना करने के लिए। जो देख तो ये सर्दी जुकाम ने जीना हराम कर रखा है।
आपको याद होगा ब्रह्म डाकिनी की साधना करने के लिए उन तांत्रिक बाबा ने 3 स्टेज बताया था। जो पहला स्टेज था उसके अंदर सुंदरम को एक हवन करना था बंद कमरे के अंदर, और उन तांत्रिक बाबा ने सुंदरम को एक मंत्र दे दिया था, कुछ मंत्र दिए थे। उस मंत्र का भाई हवन के अंदर सुंदरम को जाप करना था, वो भी बंद कमरे के अंदर। अब क्या होता है, शाम होते ही सुंदरम ना हवन का सामान लेकर अपने भाई उस वाले घर पे पहुंच जाता है। वो ना घर के अंदर कोई ना कोई बहाना बना देता है कि आज रात को मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। जो सुंदरम का बड़ा भाई था अक्षय, वो ना सुंदरम से पूछता भी है कि क्या काम है, तू जा कहाँ पे रहा है। तो सुंदरम भाई अपने भाई को बोल देता है कि मुझे अर्जेंट काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा आज। तो फिर इसके बाद सुंदरम भाई अपना सारा सामान लेकर अपने भाई दूसरे वाले घर पे पहुंचता है, जहाँ पर उसको हवन करना था, ब्रह्म डाकिनी की साधना करनी थी। अब रात के टाइम करीब 9 बजता है एंड सुंदरम भाई अपने उस वाले घर पे पहुंच जाता है। करीब रात के 12 बजने वाले होते हैं एंड उस टाइम भाई सुंदरम अपना हवन स्टार्ट करता है। और हवन स्टार्ट करने के बाद जो उन तांत्रिक बाबा ने उसको मंत्र दिया था, वो उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करता है। और जो पहला स्टेज था, वो पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है। पहले स्टेज बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन जो दूसरा स्टेज होने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब अगले दिन सुबह सुबह सुंदरम भाई अपने घर पहुंचता है एंड सभी लोग पूछते हैं कि तू पूरी रात कहाँ पे था, क्या कर रहा था। तो भाई सुंदरम बोल देता है कि मैं अपने दोस्त के घर पे था, कोई ना कोई बहाना बना देता है। अब क्या होता है, दूसरा दिन स्टार्ट होता है। जैसे शाम होता है, फिर से सुंदरम भाई अपने घर के अंदर बोलता है कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं आज भी नहीं आ पाऊंगा। एंड जैसे ही ये चीज वो बोलता है, तो जो उसका बड़ा भाई था अक्षय, उसको बहुत अजीब लगता है कि मतलब ये 2 दिन से कहाँ पे जा रहा है, ना ही घर में किसी को कुछ बता रहा है, बस बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। तो सुंदरम के बड़े भाई अक्षय को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर सुंदरम भाई अपना सारा सामान वामान लेकर दोबारा से भाई अपने दूसरे वाले घर में पहुंच जाता है। तो गाइस ये दूसरा दिन था ब्रह्म डाकिनी की साधना करने का। और जो गाइस दूसरा स्टेज है भाई, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि दूसरे स्टेज के अंदर सुंदरम को किसी एक जानवर की, किसी की भी बलि देनी थी एंड उस जानवर का सुंदरम को खून पीना था। एंड लिटरली में ये थोड़ा सा क्रीपी हो सकता है भाई। एक तो सर्दी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, मजाक से हटके मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, माफ करना भाई, कुछ गलती हो बोलने में। तो फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, लाइक कर देना। अब इसके बाद सुंदरम कोई एक जानवर ढूंढ रहा होता है जिसकी वो बलि दे सके, और तभी सुंदरम का ध्यान जाता है पास में खेत में बंधे एक बकरी के ऊपर, जो कि उसके पड़ोसी का था। फिर इसके बाद सुंदरम चुरा लेता है उस बकरी को। अब इसके बाद सुंदरम ऑलमोस्ट रात के 12 बजे समथिंग ब्रह्म डाकिनी की जो साधना थी उसको स्टार्ट करता है। वो हवन करता है, हवन के बाद वो उस बकरी की बलि दे देता है, और बलि देने के बाद वो उस बकरी के खून को पीता है। लिटरली गाइस मतलब ये चीज हमें बोलने में, सुनने में इतना ज्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है, स्कैरी लग रहा है, लेकिन जो इंसान ये चीज कर रहा होगा भाई उसके ऊपर क्या बीतेगी। देखो सुंदरम को ना ये सब चीज करने में बहुत घिन आ रही थी, बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सुंदरम के माइंड में सिर्फ ये चीज चल रही थी कि भाई मतलब जैसे ही वो ये सब चीज कर लेगा, ब्रह्म डाकिनी को हासिल कर लेगा, तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसकी वाइफ, उसके सभी फैमिली वाले सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। उसके माइंड में सिर्फ यही चीज चल रहा था। एंड जो सुंदरम था भाई वो इसीलिए भाई वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू भाई जो दूसरा स्टेज था उसको भी कंप्लीट कर देता है। अब आता है भाई तीसरा दिन, अगला दिन थर्ड स्टेज। और भाई जो थर्ड स्टेज है भाई वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, जैसा कि उस तांत्रिक बाबा ने बताया था। अब तीसरे दिन फिर से सुबह सुबह सुंदरम अपने घर पे जाता है एंड सभी लोग उससे पूछते हैं कि तू रात रात भर कहाँ पे गायब रहता है, तू कुछ बता दे रहा है, तू कहाँ पे जाता है। अब जैसे शाम होता है सुंदरम फिर से भाई अपने वो दूसरे वाले घर पे पहुंच जाता है एंड इसके बाद वो भाई हवन वगैरह जो भी था वो उसको स्टार्ट करता है। और तीसरे स्टेज के अंदर सुंदरम को क्या कर रहा था, उसको अपने बॉडी में से कोई भी एक पार्ट कट करके उसको हवन के अंदर डालना था। एंड लिटरली में गाइस सोचो, अपने बॉडी का कोई भी एक पार्ट कट करना है तुम्हें खुद से अपने हाथों से, और उसे आग के अंदर डालना है, हवन के अंदर डालना है। भाई ये चीज कितना ज्यादा क्रीपी है भाई। सुंदरम भाई उसको बहुत सोचता है क्या करूँ, क्या डालूं, क्या डालूं। तब वो क्या करता है, वो ना अपने पैर की छोटी वाली उंगली होती है ना, वो उसको काटता है एंड वो उसको काट कर हवन में डाल देता है। लिटरली में गाइस मतलब उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके सामने सिर्फ एक चीज थी भाई, अगर वो ये सिर्फ चीज कर लेगा तो जो उसकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, सभी लोग बहुत खुश होंगे। उसके माइंड में सिर्फ यही चीज चल रहा था। जैसे ही सुंदरम ने अपनी कटी हुई उंगली उस हवन के अंदर डाला, तो उसी टाइम सुंदरम को अपने कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर एक ब्लैक कलर की परछाई दिखाई देती है, जो कि एक लड़की की थी। एंड धीरे धीरे वो लड़की पूरी तरीके से सुंदरम को क्लियर दिखाई देने लगती है। एंड जब वो लड़की पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देती है, तो सुंदरम देखता है वो लड़की और कोई नहीं, जो सुंदरम का बड़ा भाई था अक्षय, उसकी वाइफ थी। आपको याद होगा अक्षय की जो वाइफ थी, उसकी और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी बहुत पहले ही। और आपको याद होगा उस तांत्रिक बाबा ने ये बताया था कि ब्रह्म डाकिनी वही बनती है जब कोई लेडी जिसके पेट में कोई बच्चा होता है, वो बच्चा भी मर जाए और वो लेडी भी मर जाए, वही लेडी ब्रह्म डाकिनी बनती है।
एंड जो उसकी वाइफ थी अक्षय की, उसके पेट में बच्चा था और उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, उसके बच्चे की भी डेथ हो गई थी। अक्षय की जो वाइफ थी वही ब्रह्म डाकिनी बन गई एंड सुंदरम ने उसी की साधना करके उसको हासिल करा। एंड अब तक तीसरा स्टेज खत्म नहीं हुआ था, जो तीसरा स्टेज था वो अब स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि तीसरा स्टेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और वो इसीलिए क्योंकि सुंदरम को अब उस लेडी के साथ कंटिन्यू 9 दिनों तक सेक्स करना है। लिटरली में गाइस वो उसकी भाभी है, हालांकि अब वो ब्रह्म डाकिनी है लेकिन है तो उसकी भाभी ना। अब सुंदरम को अपनी भाभी के साथ मतलब ब्रह्म डाकिनी के साथ कंटिन्यू 9 दिनों तक सेक्स करना है। 9 दिनों तक इसलिए क्योंकि लड़कियां अपने पेट में 9 महीने तक बच्चे को पालती है एंड उसके बाद डिलीवरी होती है, इसीलिए एक दिन 1 महीने के बराबर होने वाला था। इसलिए 9 दिनों तक कंटिन्यू सुंदरम को अपनी भाभी यानी ब्रह्म डाकिनी के साथ सेक्स करना था। एंड जो उसकी भाभी थी ब्रह्म डाकिनी, उसके लिटरली में इतने लंबे लंबे नाखून थे, जो उसके बाल थे वो उसकी हाइट से भी ज्यादा लंबे बाल थे, मतलब पूरे नीचे तक बाल लटके हुए थे। उसकी बॉडी से एक बहुत ही गंदी सी, बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी एंड लिटरली में इतनी बुरी स्मेल आ रही थी कि मतलब समझ लो उसके साथ सेक्स करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब उस लड़की के बगल में खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी सुंदरम को उस लड़की के साथ, अपनी भाभी के साथ, उस ब्रह्म डाकिनी के साथ सेक्स करना था। एंड सुंदरम को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा। एंड लिटरली में जो उसकी भाभी थी वो चुपचाप खड़ी हुई है एंड वो कुछ भी नहीं कर रही है। अब सुंदरम बहुत घबराया हुआ है, मैं क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचता है कि मैं यहाँ तक पहुंचकर अगर मैं इस साधना को तोड़ दूंगा, मैं यहाँ तक पहुंचने के बाद इन सब चीजों से पीछे हट भी नहीं सकता हूँ। और लिटरली में जो वो ब्रह्म डाकिनी थी उसके बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि सुंदरम ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऐसी स्मेल नहीं सूंघी थी। मतलब अगर किसी इंसान ने कोई स्मेल सूंघी नहीं है तो भाई कोई कैसे उस स्मेल के बारे में बता पाएगा। मतलब बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी, मतलब खड़ा होना बहुत मुश्किल था उस लड़की के सामने। अब क्या होता है, वो जो ब्रह्म डाकिनी थी वो धीरे धीरे अपने कपड़ा उतारना स्टार्ट करती है और वो कुछ ही सेकेंड के अंदर पूरी नग्न अवस्था में हो जाती है, जिसको देखने के बाद जो सुंदरम था भाई वो पागल, वो भूल गया बदबू, वो सोच गया कि कुछ नहीं होने वाला, अब सब यही है जो है। वो चढ़ गया उसके ऊपर दनादन। मतलब सुंदरम उस लड़की के बॉडी को देखकर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि भाई वो सब भूल गया एक सेकंड के लिए कि मतलब उस लड़की के अंदर से स्मेल आ रही है, वो उसकी भाभी है, ब्रह्म डाकिनी है, वो सब भूल गया। एंड वो कंटिन्यू उस लड़की के साथ सेक्स करता है, उस लड़की के साथ फिजिकल होता है और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे मतलब वो लोग मतलब सेक्स करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, सेक्स करने के बाद मॉर्निंग होता है, वो जो लड़की थी वो गायब हो जाती है। एंड जैसे सुंदरम सुबह उठता है वो देखता है कि उसके पूरे बॉडी के ऊपर खरोच के निशान है, कभी यहाँ पर हाथ पर, कभी इस पर, कभी उसके चेहरे पर, पूरे पीठ पर, बहुत ही डार्क, मतलब किसी ने उसके मांस को चीर दिया हो, मतलब इस टाइप का। एंड ये और किसी ने नहीं, उस ब्रह्म डाकिनी ने करा था। एंड लिटरली में उसके पूरे बॉडी में बहुत दर्द होता है कि मतलब ये सब चीज क्या है। रात को तो उसको बहुत मजा आ रहा था, लेकिन सुबह जब उसने देखा कि मतलब पूरे बॉडी पर स्क्रैचेस के निशान है, मतलब पूरे बॉडी के ऊपर कट्स के निशान है, मतलब बहुत दर्द होता है उसको। अब क्या होता है, उसको कंटिन्यू 9 दिनों तक उस ब्रह्म डाकिनी के साथ सेक्स करना था। अब दूसरे दिन क्या होता है, जैसे सुंदरम अपने घर पे जाता है तो सभी घर वाले सुंदरम से पूछते हैं कि तेरे चेहरे पे ये नाखून के निशान कैसे आए, ये कहाँ से आए। तो सुंदरम बोलता है कि कुछ नहीं, गलती से बच्चे ने मार दिया, मतलब वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। अब रात के टाइम वो फिर से अपने दूसरे वाले घर पे जाता है। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, अचानक से उसके कमरे के अंदर वो जो ब्रह्म डाकिनी थी वो अचानक से आ जाती है। एंड उसके बाद फिर से ये लोग फिजिकल होते हैं। एंड जब ये लोग फिजिकल हो रहे थे उस टाइम जो सुंदरम था वो ना उस लड़की के वश में हो जाता है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब उस लड़की के अंदर से स्मेल आ रही है, ये मतलब ब्रह्म डाकिनी है, भाभी है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के वश में था। एंड वो कंटिन्यू ये लोग मतलब करे जा रहे हैं। लेकिन वो जो ब्रह्म डाकिनी थी वो ना सुंदरम के साथ सेक्स तो कर रही थी, लेकिन वो कंटिन्यू सुंदरम के बॉडी को अपने नाखून से चीरे जा रही थी। और वो धीरे धीरे उसके नाखून, मैंने आपको बताया था इतने लंबे थे, वो धीरे धीरे सुंदरम के बॉडी के अंदर इतने लंबे लंबे नाखून डाल रही थी एंड वो कंटिन्यू चीर रही थी। एंड सुंदरम को उस टाइम बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन फिर सुबह होती है, वो लड़की अचानक से फिर से गायब हो जाती है। एंड सुबह होने के बाद सुंदरम फिर से देखता है कि पूरे बॉडी पे उसके स्क्रैचेस के निशान है। एंड लिटरली में उसकी बॉडी इतनी ज्यादा दर्द करती है क्योंकि
बॉडी के अंदर तक उसके मांस चिरा हुआ था, मतलब पूरा चीरे लग रखे थे उसके बॉडी के ऊपर। अब इन 2 दिनों के अंदर ही सुंदरम बहुत ज्यादा थक चुका था। अब उसका ना ये सब चीज करने का इतना सा भी मन नहीं था, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं अब पीछे हट गया तो भाई बहुत बुरा होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ब्रह्म डाकिनी की साधना को बीच में नहीं छोड़ना था और किसी को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि सुंदरम ब्रह्म डाकिनी की साधना कर रहा है। और अगर ये चीज किसी को पता लगा तो भाई बहुत बुरा हो सकता है। अब तीसरे दिन क्या होता है, फिर से सुंदरम कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने वो दूसरे वाले घर पे पहुंच जाता है। फिर रात के करीब 12 बजे समथिंग फिर से वो ब्रह्म डाकिनी अचानक से कमरे के अंदर प्रकट हो जाती है। एंड फिर से वो मतलब नग्न अवस्था में होती है। जो सुंदरम मतलब फिर से वो उस लड़की के साथ फिजिकल होता है। फिजिकल होते टाइम फिर से सुंदरम उस लड़की के वश में हो जाता है। उसको फिर से कुछ पता नहीं लगता है कि भाई कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है। सुंदरम को बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं होता है। एंड अब जो वो ब्रह्म डाकिनी थी धीरे धीरे सेक्स करते करते वो सुंदरम के ना मतलब बॉडी को चबाने लग जाती है। वो उसके मतलब ये जो रहता है मांस, देखो यहाँ का गर्दन का, भाई वो उस मांस को कंटिन्यू चबाने लगती है, खींचने लगती है। एंड अब सुबह होता है, सुबह उठते ही सुंदरम देखता है कि उसके यहाँ का मांस है ही नहीं, मतलब इतना सा गड्ढा हो रखा है। उसको इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो सोचता है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अब इसके बाद सुंदरम मतलब डॉक्टर के पास जाता है, पट्टी वगैरह करवाता है, जो भी वो करवाता है अपना। अब जैसे ही वो घर जाता है सभी घर वाले पूछते हैं कि तेरे दिन पर दिन ये तेरे को हो क्या रहा है, कभी तेरे चेहरे पे निशान, कभी तेरे यहाँ पर ये हो क्या रहा है। सुंदरम कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। अब ऐसे करते करते कंटिन्यू 7 दिनों तक सुंदरम उस ब्रह्म डाकिनी के साथ सेक्स कर लेता है। अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ था। अब 8वें दिन क्या होता है, सुंदरम फिर से घर में कोई ना कोई बहाना बनाकर अब फिर से अपने दूसरे वाले घर में पहुंच जाता है। लेकिन जो सुंदरम का भाई था अक्षय, वो ना मतलब काफी टाइम से सुंदरम को नोटिस कर रहा था कि सुंदरम रात रात भर आखिर जाता कहाँ पे है। एंड वो डिसाइड करता है कि आज रात को वो सुंदरम का पीछा करेगा। एंड वो देखता है कि वो जाता कहाँ पे है। अब सुंदरम का जो भाई था अक्षय, वो ना सुंदरम का पीछा करते करते वो लोग ना अपने दूसरे वाले घर पे पहुंच जाते हैं। अक्षय बोलता है ये तो हमारा दूसरा वाला घर है, ये यहाँ पे डेली आकर रहता है। अब क्या करता है, जो अक्षय था वो ना पीछे वाली खिड़की से छुपक कर घर में सब कुछ देख रहा होता है कि आखिर अक्षय कर क्या रहा है। एंड जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो जो ब्रह्म डाकिनी थी वो फिर से सुंदरम के कमरे के अंदर अचानक से प्रकट होती है। एंड वो फिर से सुंदरम के साथ फिजिकल होती है। एंड ये दोनों फिर से मतलब दोनों करते हैं। एंड ये चीज जो उसका बड़ा भाई था अक्षय वो देखता है। एंड ये देखकर अक्षय जो था उसका भी दिल मचल जाता है। एंड वो क्या करता है, वीडियो बनाने लगता है कि ब्लैकमेल करूंगा, फिर बोलूंगा बज्जी बज्जी मुझे भी चाहिए। लेकिन तभी अक्षय देखता है वो जो लड़की थी जो सुंदरम के साथ फिजिकल हो रखी थी, वो ना सुंदरम के बॉडी को दांत से काट रही थी, उसके बॉडी को दांत से चबा रही थी। वो अपने नाखून से सुंदरम के बॉडी के ऊपर से चीरा लगा रही थी। एंड जैसे अक्षय ये चीज देखता है तो भाई सुंदरम उसका छोटा भाई था, तो भाई वो चिल्लाता है कि सुंदरम ये क्या कर रहा है तू। एंड जैसे ही अक्षय चिल्लाता है, वो जो लड़की थी ब्रह्म डाकिनी वो अपना गर्दन 360 घुमाती है। एंड वो अक्षय की तरफ देखती है। एंड जैसे ही अक्षय की तरफ वो देखती है तो अक्षय देखता है वो जो लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, जिसकी बहुत साल पहले डेथ हो चुकी थी। एंड अक्षय को कुछ समझ में नहीं आता है भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसकी वाइफ की तो डेथ हो चुकी थी। एंड अब वो उसके छोटे भाई के साथ मतलब फिजिकल हो रही है, सेक्स कर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। एंड उसी टाइम वो जो ब्रह्म डाकिनी थी वो सुंदरम की तरफ देखती है। एंड वो सुंदरम से कहती है कि तूने बहुत गलत किया, तुझे पता था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी तूने अपने भाई को बताया, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। एंड ये चीज बोलते ही जो ब्रह्म डाकिनी थी वो गायब हो जाती है। एंड जो उसका छोटा भाई था सुंदरम वो अपने भाई को बोलता है कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड जो अक्षय था उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ये सब चीज क्या चल रहा है। वो वहां से भागते हुए सीधा अपने घर पे जाता है। एंड ये सारी बातें वो सुंदरम की वाइफ को बता देता है। एंड सुंदरम डर के मारे घर पे नहीं जाता है कि भाई अब मैं घर पे जाऊंगा क्या होगा, सब लोग ने सबको पता लग गया इस चीज के बारे में, पूछेंगे मेरे से। एंड इसीलिए वो भाई सोता होता नहीं है, पूरे रात को वो उसी अपने पुराने वाले घर पे रहता है। एंड जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही सुंदरम के पास एक कॉल आता है। एंड कॉल पर पता लगता है कि जो उसका बड़ा भाई था अक्षय, उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब भाई उसने कुछ घंटे पहले अपने भाई को देखा था जो कि एकदम फर्स्ट क्लास था। एंड उसको कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड अचानक से उसको फोन आता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा।
भाई वो भागते हुए रोते हुए जाता है अपने घर के ऊपर। वो देखता है कि उसकी मम्मी पापा, जो उसकी वाइफ थी सुंदरम की, वो सभी लोग बहुत रो रहे हैं और सच में जो उसका भाई था उसकी डेथ हो चुकी है। फिर इसके बाद सुंदरम जैसे ही अपनी वाइफ के पास जाता है पूछने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, आखिर हुआ क्या ये सब, तो उसकी जो वाइफ थी वो ना सुंदरम की तरफ बहुत गुस्सा की तरफ से देखती है एंड वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। सुंदरम को कुछ समझ में नहीं आता है एंड सुंदरम को अभी तक ये चीज पता नहीं थी कि जो उसका भाई था अक्षय, उसने सारी बात उसकी वाइफ सुंदरम की जो वाइफ थी उसको बता दिया है एंड अभी तक सुंदरम को ये सब बातें पता नहीं है। सुंदरम के लिए भाई ये टाइम बहुत ज्यादा टफ था एंड लिटरली में सुंदरम की पूरी बॉडी दर्द हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्म डाकिनी थी उसने अपने दांतों से सुंदरम की पूरी बॉडी को काटा था, मतलब नाखून के निशान मारे थे, बहुत मतलब बॉडी के ऊपर उसके निशान थे, बहुत दर्द हो रहा था उसकी बॉडी। एंड जो उसका ब्रह्म डाकिनी का साधना था वो भी भंग हो चुका था, मतलब उसके भाई को पता लग चुका था एंड उसके भाई की डेथ हो गई एंड उसको सब समझ में आ चुका था कि मतलब ये सब कुछ ब्रह्म डाकिनी ही ने करा है। एंड इसके बाद जो सुंदरम था वो ना इन सब चीजों से निकला भी नहीं था। अब जैसे अगले दिन होता है, अगले दिन जो सुंदरम की वाइफ थी उसकी भी डेथ हो जाती है बिना किसी रीजन की वजह से, बिना कुछ की वजह से। एंड सुंदरम को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसकी वाइफ की डेथ क्यों हुई एंड सुंदरम को ये पता भी नहीं था कि जो अक्षय था उसने ये सब कुछ सारी बातें उसकी वाइफ सुंदरम की वाइफ को बता दिया था एंड इसी वजह से ब्रह्म डाकिनी ने उसका बड़ा भाई अक्षय और उसकी जो वाइफ थी उसको भी मार दिया जान से। एंड इसके बाद सुंदरम सब समझ गया कि भाई ये सब कुछ ब्रह्म डाकिनी कर रही है एंड ये सब कुछ उसी का करा धरा है। एंड अब क्या होता है, जो सुंदरम था वो ना इन सब चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, उसके माइंड में सिर्फ ये सब चीज़ें चल रही थी। एक तो उसके बॉडी में इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, वो इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहा था एंड उसकी भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। सुंदरम के घर वाले, सुंदरम के मम्मी पापा, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब भाई पहले तो उनके बड़े बेटे, छोटे बेटे, उनकी बहू, सबकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हो रहा है उनके घर में, उनके मम्मी पापा को कुछ समझ में नहीं आता है। और गाइस एक माँ बाप के लिए मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि माँ बाप के होते हुए बेटे के पहले जान चले जाए एंड सोचो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती रही होगी। एंड लिटरली में सुंदरम को अपने साथ साथ अपने बड़े भाई और अपने वाइफ की जान गंवानी पड़ी। एंड लिटरली में गाइस कभी भी हमें मतलब जादू टोना मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए भाई जिसकी वजह से हमें अपनी जान गंवानी पड़े। एंड लिटरली गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। काफी टाइम बाद में आया हूँ और लिटरली मेरे नाक बंद है, ये नाक भी बंद है, ये नाक भी बंद है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें पता होगा मेरा आवाज थोड़ी दबी दबी से आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए भाई वीडियो रिकॉर्ड करा है, तो भाई मेरे इस मेहनत के लिए, अपने भाई के लिए भाई एक लाइक कर देना। बिल्कुल नहीं बोला जा रहा भाई, मैं मजाक से हटके, तुमने देखा होगा कि मैं ना कोई वर्ड ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए भाई सॉरी, माफ कर देना, क्योंकि मेरा नाक बंद है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। बस आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड फिर कमेंट कर दो फटाफट और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस अगर तुम्हारे पास भी स्टोरी है तो मेरा ये इंस्टाग्राम है, तुम मुझे यहाँ पर शेयर कर सकते हो, वरना जीमेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हो, तो फटाफट शेयर कर दो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।